तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एचआर एनालिटिक्स की। और अभी हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था। यूनिट फर्स्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। अभी हम यूनिट फर्स्ट के और भी आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। सो अभी हम लोगों ने देख लिया था कि एचआर एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस एंड ये सभी चीज़ों को HRIS के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात करी थी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देन इसके बाद में ये सारी चीज़ें, थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पर एचआर मैट्रिक्स की बात करते हैं। सो इसको हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था। सो यहाँ पर एचआर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, देखो क्या लिखा हुआ है। एचआर मैट्रिक्स आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। They provided valuable insight into various aspects of HR and help in making data-driven decision. So क्या होता है कि देखो आप लोगों को दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। एक क्या होता है आपका KRA होता है, दूसरा क्या होता है KPI होता है ना, KRA। तो KRA के अंदर की कौन सी चीज़ें आती हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में तो इतना नहीं पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है KPI। सो KRA इज़ व्हाट, ये देखो KPI। KRA का मतलब क्या हो गया कि KRA का मतलब हो गया की रिजल्ट एरिया। इसको हम फुल फॉर्म अगर देखें तो की रिजल्ट एरिया, वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना। तो ये दोनों के अलग अलग फुल फॉर्म होते हैं। KRA के अंदर क्या होता है कि हमारा क्या मतलब मेजर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमको क्या चीज़ को अचीव करना होता है। जैसे कि सपोज़ कि हम कहीं पर हम हायर हुए, तो हमारा KRA क्या है, हमारा मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको क्या चीज़ को बेसिकली मैनेज करना है और उस को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ हमको KPI में बताई जाती है। जैसे कि सपोज दैट कि हमको क्या करना है, एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर हमको क्या करना है, मतलब ये हमारा KRA है कि हमको एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है। ये नहीं कि हायरिंग और फायरिंग वाली स्ट्रेटजी नहीं है। हमको कंपनी के अंदर अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो वो स्टेबल 2 साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि वो छोड़ करके भाग जाए। तो ये हमारा क्या हो गया कि एम्प्लॉय को रिटेन करने का KRA हो गया। अब इसको कैसे अचीव करोगे, इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो इट कुड बी आप एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को देखो, ठीक है, एम्प्लॉय से उनका ऑनगोइंग फीडबैक लेते रहो। और क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ से मतलब कि 1-on-1 कन्वर्सेशन, अगर कोई भी तरीके की किसी को दिक्कत है तो ये चीज़ उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, उनको किस तरीके से कितना अच्छा वो परफॉर्म कर दें, इस बेसिस पे उनका वो इंक्रीमेंट वगैरह प्लान करना। तो दीज आर द KPIs। मतलब इट कुड बी डिफरेंट आपके अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर KRA का मतलब कि आपको एम्प्लॉय रिटेन करना है, बट वो कैसे करना है, दीज आर द उसको दैट इज़ कॉल्ड KPI। सो आई होप कि आपको KRA और KPI तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर की मैट्रिक्स के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि ये एक तरीके के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, KPIs होते हैं, यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द HR पॉलिसी। जैसे सपोज दैट कि कोई भी मैनेजमेंट में कोई भी HR की पॉलिसी या प्रोसीजर्स बनाए, तो उस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, HR मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो HR मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि जैसे कि सपोज दैट कि इस तरीके की कुछ एक मैट्रिक्स होती है, जैसे लेट्स से ये वाली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लो, मीडियम, हाई, और ये स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, ये ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं। ये क्या है, एक उसकी कंपनी की प्रायोरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर देखो कि अलग अलग तरीके का आप मतलब मैनेजमेंट है किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हमको इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी होगी कि ह्यूमन रिसोर्स उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ एक मैट्रिक्स होती है जो कि आपको मतलब बतानी, यहाँ अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखनी होगी। सो एक इसका ये भी देख लो।
लेट्स से जैसे यहाँ पर हमको मान लो कि अगर देखना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है, PRM है ना, जिसको परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट इस तरीके से बोलते हैं। तो अगर हमको किसी भी HR डिपार्टमेंट को उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है या उसको कोई भी इस तरीके का यूज़ करना है, सो दे कैन यूज़ दिस मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी ऑफ द HR डिपार्टमेंट। लेट्स से यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पर परफॉर्मेंस है। पोटेंशियल मतलब कि उसकी कितना ज़्यादा मतलब इसका कितनी ज़्यादा संभावना है, उसकी कितनी ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर देखो लो मॉडरेट हाई इस तरीके से करके अगर हमको स्टार परफॉर्मर का यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर हमको इस तरीके की मैट्रिक्स का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैट्रिक्स होती है जिसको मतलब आप यूज़ कर सकते हो। इसके क्या होते हैं कि HR मैट्रिक्स यहाँ पर टर्नओवर रेट निकालने के लिए, टाइम टू हायर, कॉस्ट पर हायर, ठीक है, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर HR मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है और कुछ एक फार्मूले का भी यूज़ किया जाता है। तो उन फार्मूले को आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स में हमेशा मतलब एक तरीके का फार्मूला लगता है। तो फार्मूले जैसे कि टर्नओवर रेट, जैसे अगर आपको देखना है कि कितने एम्प्लॉयज़ आए, कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, तो नंबर ऑफ़ सेपरेशन, कितने लोग छोड़ करके चले गए, कितने लोग सेपरेट हो गए किसी भी रीज़न से कंपनी से, और एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, और कितने लोग कंपनी में हैं, ठीक है, उसका 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 50 लोग एक साल के अंदर छोड़ करके गए, जितने भी लोग छोड़ करके गए, और उसका कितने लोग अभी करंट में इंटू 100, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ होता है, मेज़र द रेट एट विच एम्प्लॉयज़ हैव द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो टाइम टू हायर, टोटल डेज ऑफ फिल अ पोजीशन, किसी भी पोजीशन की कितने दिनों तक कोई पोजीशन फिल रही, और नंबर ऑफ़ हायर यानी कि नंबर ऑफ़ हायर यानी कि आपने कितने हायरिंग करी, नंबर ऑफ़ हायर। तो ये क्या होगा कि टाइम टू हायर यानी कि कितना इसमें टाइम, एक हायरिंग करने में आपको कितना टाइम लगता है इस चीज़ को निकालने के लिए। कॉस्ट पर हायर में टोटल रिक्रूटमेंट कॉस्ट, जितनी भी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है, और नंबर ऑफ़ हायर, कितने लोगों को हायर किया गया। देन इसी तरीके से एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, मतलब कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु रिमेन्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, कितने लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान में रहे। लेट्स से कि एक साल के अंदर कितने एम्प्लॉयज़, एक साल के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ रहे। और यहाँ पर देखो क्या है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कि कितने लोग उस पीरियड के दौरान थे। जैसे कि सपोज दैट कि एक साल पहले कितने लोग थे, ठीक है, जैसे मान लो कि 100 लोग थे, और अभी करंट में कितने लोग हैं, एक साल के अंदर कितने लोगों ने छोड़ा, है ना। तो 70 इंटू 100 अगर ये कर दिया है तो 70 लोग जो भी हैं वो आपके निकल करके आएंगे, 70 लोगों का एम्प्लॉय रिटेंशन रेट निकल करके आएगा। इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉय, तो ये दीज आर द फार्मूला ऑफ HR मैट्रिक्स। ये अगर आपको पता होगे तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटेटिव थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग। सो इंटेटिव थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स, इंसाइट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस रेदर देन लॉजिकल और डेटा, ठीक है जी। ये क्या होता है इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब क्या होगा कि एक सहज ज्ञान, मतलब एक तरीके से जैसे देखा जाए कि कोई एम्प्लॉय है वो एक साल से आपके कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, बट किसी रीज़न की वजह से अगर वो क्या है कि कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको मतलब एक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऐसी होती है कि हम समझ जाते हैं कि हाँ उसके साथ कुछ मतलब कि सही नहीं चल रहा होगा, उसके साथ में ही वुड फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और कुड बी एनी अदर रीज़न। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एनालिटिकल थिंकिंग है ना, तो एनालिटिकल थिंकिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंट्यूटिव थिंकिंग।
while in intuitive thinking we are focusing more on the feeling, past experience, insights, but here in the analytical thinking we are much more focused on the logical और data based thinking कि क्या डेटा है, क्या लॉजिक है, उसको मतलब हम बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके सोचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें हमारी क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब फैमिलियर सिचुएशंस में हमको आसानी से हम मतलब एक एचआर के अंदर इंटेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इसमें बायसनेस हो सकती है और कोई एक तरीके का रिलायबल नहीं होता है। बट वहीं एनालिटिकल थिंकिंग का क्या होता है कि आप अगर लॉजिक होगा, आपके पास में डेटा होगा, एक लॉजिक से सोचो, हमेशा एक डेटा से सोचो, पास्ट जो भी डेटा है उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है। तो एंड स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग फॉर सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन, इसके एडवांटेजेस कई सारे होते हैं, जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच है, रिड्यूस एरर्स, बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वहीं इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और में ओवरलुक क्रिएटिव इंटेटिव इंसाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि इंटेटिव थिंकिंग में हम किसके ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। वहीं एनालिटिकल थिंकिंग के लिए हमको हमारे पास में डेटा ज़रूर होना, डेटा ड्रिवन थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो लैम्प फ्रेमवर्क इन एचआर एनालिटिक्स। लैम्प फ्रेमवर्क, लैम्प का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर क्या होता है, L stands for logic, A stands for analytics, measure and process। ये कई बार फ्रेमवर्क पूछा जाता है कि एचआर एनालिटिक्स में लैम्प फ्रेमवर्क को समझाओ। तो यहाँ पर लैम्प फ्रेमवर्क के अंदर हम लॉजिक की, फर्स्टली लॉजिक की बात करते हैं, तो यूजिंग क्लियर रीजनिंग टू मेक डिसीजंस, है ना, कि लॉजिक का यूज़ करो, कि यूजिंग क्लियर रीजनिंग, मतलब एक तरीके का लॉजिक का यूज़ करो कि कोई एक पर्टिकुलर आपके पास रीज़न होना चाहिए कोई डिसीज़न को मेक करने के लिए। तो ये लॉजिक का मतलब हो गया। जैसे कि डिसाइडिंग टू एनालाइज डेटा टू फाइंड आउट वाई पीपल लीव द कंपनी, तो एक लॉजिक से सोचो कि क्यों लोग एक्चुअल में छोड़ करके जा रहे हैं। वहीं एनालिटिक्स की बात करें तो एग्जामाइन डेटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड इंसाइट्स, यानी कि उस डेटा को आपको अच्छे से समझना होगा, एनालाइज करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एनालाइजिंग सर्वे रिजल्ट्स टू सी व्हाट अफेक्ट्स एम्प्लॉयज़, की क्या चीज़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादातर अफेक्ट करे, वो एनालिटिक्स। देन इसके बाद में मेज़र, उन चीज़ों को क्या करो कि क्वांटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्वांटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि नंबर्स के ऊपर फोकस करो और उसको मेज़र करो। तो मेजरिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लीव ईच ईयर, हर साल देखो कितने लोगों ने कैसे छोड़ा। और देन उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट करो कि आपको अगर रिटेंशन रेट को कम कर, मतलब कि अचीव करना है, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट होना चाहिए अगर आपकी कंपनी में, अगर आप एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन चाहते हो तो उसके लिए कोई एक प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करो। तो फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, रेगुलरली कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट सर्वे, यानी कि एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेना, उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, उनका इंक्रीमेंट प्लान करना, उनको बोनसेस और कुछ अच्छा कंपनी का एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो दीज आर फ्यू स्टेप्स बाय विच यू कैन अचीव द एम्प्लॉय रिटेंशन रेट। ठीक, हाई एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, उससे आप अपने एम्प्लॉयज़ के हाई रिटेंशन रेट को अचीव कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं लैम्प फ्रेमवर्क के, इससे हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस एंड कंसिस्टेंसी। सो व्हाट इज़ स्कोर कार्ड। अब देखो ये आपका एक नया आपका टॉपिक आ गया, स्कोर कार्ड क्या है, व्हाट इज़ स्कोर कार्ड। अगर हम एचआर के टर्म्स में बोले बात करें तो स्कोर कार्ड का क्या मतलब होता है, स्कोर कार्ड इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टूल, है ना, और एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है यूज टू मेजर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज बिजनेस, रिपोर्ट्स और एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एजुकेशन। यानी कि एक स्कोर कार्ड जो भी होता है ये क्यों हम यूज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए। आप देखते होंगे ना कि कभी भी कोई क्रिकेट खेल रहा है तो एक तरीके का स्कोर कार्ड हम बना देते हैं कि ये टीम फर्स्ट है, टीम सेकंड है, इसके इतने स्कोर हैं, इसके इतने स्कोर हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का स्कोर कार्ड कि कितने लोगों ने कितना क्या क्या अचीव किया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो एक आपके सामने स्कोर कार्ड बना हुआ है, तो इसमें देखो कोई भी एचआर रिलेटेड डेटा हो सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड डेटा हो सकता है, प्रोडक्शन रिलेटेड
रिलेटेड डेटा हो सकता है। तो उसमें आपको स्कोर करना होगा कि फर्स्ट डे हमने कितना टारगेट अचीव किया, सेकेंड डे हमने कितना टारगेट अचीव किया, उसमें ग्रीन और रेड से इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्कोर कार्ड। अब एचआर स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेटजिक टूल होता है यूज टू मैनेज एंड मेजर एंड मैनेज ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस। ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए एचआर स्कोर कार्ड का यूज़ करते हैं। टू एक्सेस हाउ वेल एचआर इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनीज सक्सेस, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एचआर के गोल क्या है। सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉयज़ उसके रिटेन होने चाहिए, एचआर का फर्स्ट गोल है। दूसरा क्या है कि रिड्यूस टाइम टू हायर, यानी कि कम से कम समय लगे लोगों को हायर करने के लिए। एम्प्लॉय इंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करना, इन्हेंस स्किल एंड डेवलपमेंट, ये सभी एचआर के गोल्स हैं। तो अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग केपीआईज हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को देखना, है ना, एवरेज टाइम टू हायर, ये इसके अलग अलग केपीआई हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब इसका टारगेट क्या है, इतना है, और एक्चुअल में ये होगा इनिशिएटिव इसमें क्या लिया गया कि इन्हेंस ऑनबोर्डिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें अच्छे से उनकी ऑन बोर्डिंग करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ऑन बोर्डिंग के समय ही उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा देना कंपनी कल्चर के बारे में, ऐसा कुछ करके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय के अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एचआर स्कोर कार्ड का एक एग्जांपल है, जो एक तरीके की पूरी मैट्रिक्स है जिसमें आपका सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एन एचआर स्कोर कार्ड। तो डिफाइन गोल्स, चूज मैट्रिक्स, सेट टारगेट, ट्रैक प्रोग्रेस, एडजस्ट स्ट्रेटजीज, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। 4 गोल्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, टारगेट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, इनिशिएटिव, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, रिपोर्टिंग। ये आपके जितने भी ये चीज़ें लिखी हुई ना, 4 के गोल, मैट्रिक्स, केपीआई, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, इनिशिएटिव्स, ये सभी क्या हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं एचआर स्कोर कार्ड के। तो हमेशा याद रखना, एचआर स्कोर कार्ड को जब भी आप डिफाइन करोगे या कभी भी उसकी डिफिनीशन लिखोगे, उसके कंपोनेंट्स ज़रूर लिखना है। एचआर गोल, मैट्रिक्स, केपीआई, टारगेट, एक्चुअल, इनिशिएटिव्स, और ये मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका स्कोप भी, आप चैलेंजेस भी अलग तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। यूनिट सेकंड में हम और भी आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।